इसीलिए किसान इन नेताओं के भाषणों में हमेशा रहता, लेकिन असली एजेंडा में नहीं रहता। अगर बीजेपी ने इंडिया के इस एग्रीकल्चर मार्केट को खोलने की गलती कर दी, कैटल्स और गाय के खाने में ये लोग मीट मिला रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की गाजर जो यूएस दिखा रहा है ये ऐसी भारी पड़ेगी। इधर ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ मार रहा है और इधर इंडिया में ट्रंप की आरती उतर रही है। जिस आइलैंड पे इंसान तक नहीं रहते थे, उस आइलैंड तक पे टैरिफ मार दिया ट्रंप ने। ऐसा गेहूं उठा के यूएस ने इंडिया को भेजा जो सूअर के खाने लायक था, इंसानों के नहीं। अगर वॉर नहीं रोकी तो मैं गेहूं बंद कर दूंगा, जो करना है कर लो। इंडिया यूएस ट्रेड जैसी इंटरनेशनल डील्स सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं करते, एक्चुअल में इनके पीछे पूरा सिस्टम काम करता है, जिसमें हर स्टेज पे ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं और इन्हीं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोजीशंस तक पहुंचने के लिए लाखों स्टूडेंट्स आज भी सिविल सर्विसेज, एसएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अब अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो एक प्लेटफॉर्म है जो ऑलमोस्ट हर सीरियस एस्पिरेंट यूज करता है, टेस्ट बुक। एक बड़ा एग्जाम है एसएससी सीजीएल, जिसमें कुछ 28 लाख बच्चों ने फॉर्म्स भरे थे। इसमें से 23 लाख तो टेस्ट बुक के ही मॉक टेस्ट लगाते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल, सीएचएसएल, सीबीओ एग्जाम्स के ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर सब टेस्ट बुक यूजर्स हैं। इनके मॉक टेस्ट का लेवल और इंटरफेस एग्जाम से इतना क्लोज होता है कि कई बार सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। 31 दिसंबर तक टेस्ट बुक पर पैसा वसूल सेल चल रही है, जिसमें आपको सिर्फ 299 रुपीज में 1 साल का पास प्रो सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें आपको एक्सेस मिलेगा 900 से ज्यादा एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स का। और मेरा कोड नितिश यूज करने पे आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो जरूर फायदा लीजिए इस सेल का। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे आते हैं। ये आज से बहुत टाइम पहले ऐसा नहीं था कि जो आबादी जिस एरिया में रह रही थी उसको उसी एरिया में उसकी जरूरतों का सामान मिल जाए। कहीं गेहूं ज्यादा होता था, कहीं राइस ज्यादा होता था, सी के पास वाले एरिया में फिश ज्यादा होती थी। तो ऐसी सिचुएशन में जब लोगों को पता चलता था कि जिस चीज की उनके पास कमी है वो दूर एक एरिया में ज्यादा हो रही है, तो वो लोग वहां जाके उस सामान को ले आते थे और बदले में जो वहां के लोगों की जरूरत का सामान होता था वो उनको दे आते थे। तो इस तरीके से उस टाइम पे व्यापार यानी कि ट्रेड चल रहा था। कोई टैरिफ या टैक्स वगैरह नहीं लग रहा था। अब कई सेंचुरीज तक ऐसा चला और जब 17 से 18 सेंचुरी बीसी का टाइम आया तो इस टाइम पे आज का जो इराक है उस एरिया से कुछ ट्रेडर्स अपना सामान गधों पे लेके आज का जो टर्की वाला एरिया है वहां ले जाके व्यापार यानी कि ट्रेड करने लगे और प्रॉफिट बनाने लगे। अब जब ये ट्रेड हो रहा था इस एरिया में तो वहां के जो लोकल रूलर्स थे तो उन्होंने कहा कि तुम हमारा रास्ता यूज कर रहे हो, सिक्योरिटी का यूज कर रहे हो, हमारे इलाके में आप आते हो, मोटा प्रॉफिट बनाते हो, तो हमें भी इस प्रॉफिट के अंदर से कट चाहिए होगा। तो ये जो प्रॉफिट के अंदर कट बना, जो परमिशन फीस थी, उसको निशातुम बोला गया। और इस निशातुम वर्ड को सबसे पुराने रिटन डॉक्यूमेंटेड ट्रेड टैक्स में से एक माना गया। अब ये जो ट्रेड करते टाइम एरिया के जो रूलर्स परमिशन फी ले रहे थे यानी कि निशातुम ले रहे थे, ये कॉन्सेप्ट दुनिया के भी बाकी एरिया में लोग चलाने लगे, बस नाम अलग अलग होते थे। जैसे ग्रीस वाले सेम टैक्स को पेंटिकोस्टी बोलते थे, रोमन एम्पायर पोर्टोरिया बोल रहे थे और इंडिया के अंदर शुल्क नाम यूज होता था। अब देखिए इसके बाद जब टाइम के साथ ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होने लगे तो दुनिया भर के जो पोर्ट्स और कंट्री के बॉर्डर्स थे तो यहाँ पे ट्रेडर्स यानी कि व्यापारियों के लिए और रूल्स बनाए गए। ट्रेडर्स जब ट्रेड करने के लिए कंट्री के बॉर्डर्स पे सामान बेचने आते थे तो ट्रेड के लिए लाए गए सारे सामान का नाम, उनका प्राइस और उस पे लगने वाला टैक्स को एक पेपर पे लिख लेते थे और किसी भी कंट्री में ट्रेड करने के लिए घुसने से पहले उसके बॉर्डर पे इस पेपर को सबमिट करते थे। अब इस टाइम पे अरब ट्रेडर्स जो थे ये मेडिटेरियंस, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सदर्न यूरोप हर तरफ ट्रेड कर रहे थे और बॉर्डर पे ये जो ट्रेड करने वाले सामान की जो लिस्ट सबमिट होती थी उसे तरइफ बोलते थे और अरबी में इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन। डेली लैंग्वेज में अरब ट्रेडर्स बोलते थे तरइफ जमा कर दिया, तरइफ ज्यादा लग गया। और फिर ये जो तरइफ जो वर्ड है ये यूरोप में जाके तरीफा बना और फिर जब आगे चल के इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ तो टैरिफ बन गया। तो 18th सेंचुरी का जो टाइम था, इस टाइम तक जो किंग और गवर्नमेंट टैक्स ले रहे थे इसका मेन काम सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना होता था। कोई बैन या ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन इस टाइम पे नहीं थी। लेकिन ईयर 1721 में क्या होता है कि इंडिया और चाइना बहुत ही सस्ते में
हाई क्वालिटी कपड़े ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कपड़े वहां की जो लोकल जनता थी वो खरीदना बंद कर दिया था उन्होंने। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिल रहा था उससे कहीं ज्यादा नुकसान वहां के लोकल बिजनेस को हो रहा था। वहां जॉब क्राइसिस शुरू हो गई थी। तो ये वो टाइम था जब इनकी गवर्नमेंट को समझ में आया कि बाहर से सामान इंपोर्ट करने में रेवेन्यू तो जनरेट होता है, लेकिन लोकल बिजनेस डूबते हैं और डिपेंडेंसी जो दूसरी कंट्री पे बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए ब्रिटेन क्या करता है, कैलिको एक्ट ऑफ 1700 एंड 1721 लेके आया। तो इसके आने के बाद इंडिया और चाइना के जो कपड़े थे उसमें एक तरह से बैन लग गया था। लेकिन ये करने के बाद इसका इंपैक्ट पॉजिटिव नहीं हुआ, क्योंकि बाकी कंट्रीज ने भी अपनी ट्रेड पॉलिसी टाइट की और ब्रिटेन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू पूरी दुनिया में अपना सामान बेचना चाहता था उसमें दिक्कत आती है उसको, और इंटरनेशनल रिलेशन भी खराब हो रहे थे। इनफैक्ट ब्रिटेन के जो लोकल लोग थे वो भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे थे कि उनको लो क्वालिटी कपड़े महंगे में खरीदने पड़ रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें होने लगी तो इससे निपटने के लिए ब्रिटेन ने प्लान बनाया। इस प्लान को आज की लैंग्वेज में टैरिफ शेड्यूल भी बोला जाता है। ब्रिटेन ने क्या किया, इस टाइम पे बाहर की कंट्री से जितने भी आइटम आ रहे थे उनकी लिस्ट बनाई और उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी बनाई एसेंशियल आइटम जिनकी शॉर्टेज थी, जो इनको खुद बनाने में दिक्कत आती थी, उस पे तो इन्होंने बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया। और जो एसेंशियल आइटम नहीं थे या जिन आइटम का प्रोडक्शन ऑलरेडी ब्रिटेन में हो रहा था या लोकल बिजनेसमैन के लिए डायरेक्ट कंपटीशन बन रहे थे, उन पे हैवी टैरिफ लगाया। कॉन्सेप्ट इनका सिंपल था कि डायरेक्ट सामान पे बैन लगाने से रिलेशन खराब होते हैं, तो जो सामान ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है खाली उस सामान पे हैवी टैरिफ लगा दो, ताकि लोकल मार्केट में जब सामान बिकने आए तो महंगा हो जाएगा, और जब महंगा हो जाएगा तो लोग अपने आप ही नहीं लेंगे, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है टैरिफ को लेकर, ट्रंप ने भी यही चीज की है, अभी आगे आएगा। तो ब्रिटेन ने ये जो किया, ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इतना फेमस हुआ कि बाकी कंट्रीज ने भी इसको यूज करना चालू कर दिया। तो 4 जुलाई 1789 को यूएस भी टैरिफ एक्ट लेके आया। इनफैक्ट ब्रिटिश इंडिया भी ईयर 1878 में सी कस्टम्स एक्ट लेके आए। फिर ईयर 1894 में इंडियन टैरिफ एक्ट आया। तो ऐसे करके दुनिया के अलग अलग कोने में टैरिफ लगने लगे अलग अलग तरीके से। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, जिसका जो मन कर रहा था वो टैरिफ लगा रहा था। लेकिन 29 अक्टूबर 1929 को यूएस में वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ। पूरा यूएस का मार्केट डाउन पड़ गया, लोकल इंडस्ट्रीज बंद हो गई, यूएस के अंदर जॉब जाने लगी और इसका इंपैक्ट बाकी दुनिया पे भी पड़ा। तो जब ऐसा हुआ तो इससे निपटने के लिए उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट हर्बर्ट ने अपने लोगों की जॉब और लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए 17 जून 1930 को एक स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट लेके आए यूएस के अंदर। और इस एक्ट के आने के बाद ये हुआ कि बाहर से जितना भी सामान आ रहा था यूएस के अंदर, उसमें से 20,000 आइटम्स पे 40 से 60% टैरिफ लगा दिया गया। कुछ आइटम्स पे तो 100% टैरिफ लगा दिया गया। जो इस टाइम पे ट्रम्प कर रहे हैं, कुछ उसी तरीके की चीजें यूएस प्रेसिडेंट हर्बर्ट ने भी किया। और जब इस टाइम पे ये चीज हुई तो जो बाकी कंट्रीज थी उन्होंने भी देख के कहा कि हमें भी अपनी लोकल मार्केट बचानी है। तो ऐसी सिचुएशन में 25 कंट्रीज थी, उन्होंने यूएस के ऊपर उल्टा टैरिफ लगा दिया। और सिचुएशन ये हो गई कि सारे देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाने लगे। और इससे सिचुएशन ऐसी बन गई कि इकोनॉमिक क्राइसिस तो पहले से ही चल रहा था और ट्रेड वॉर के चक्कर में सबके सामान महंगे हो गए और सामान बिकना बंद हो गए उनके। और पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेड चल रहा था वो 66% डाउन हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट 24.9% तक पहुंच गया। और यूएस प्रेसिडेंट हर्बर्ट, जिनका ये आइडिया था, वो भी इलेक्शन हार के बाहर हो जाते हैं। तो इस टाइम पे दुनिया ग्रेट डिप्रेशन के इकोनॉमिक क्राइसिस में घुस गई थी। और यहां भी बात खत्म नहीं हुई। सितंबर 1939 को सब लोगों ने मिलकर वर्ल्ड वॉर भी शुरू कर दी और वॉर खत्म होने तक कंट्रीज की इकोनॉमिक सिचुएशन एकदम ठप पड़ गई। तो ये सारी चीजें होने के बाद सबको एक चीज तो समझ में आ गई कि ये जो बिना स्ट्रेटेजी बनाए एक दूसरे के ऊपर अंधाधुंध प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इसमें फायदे से ज्यादा नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो सबने डिसाइड किया कि टैरिफ को लेके इंटरनेशनल लेवल पे कुछ रूल्स बनाने होंगे ताकि लोकल इंडस्ट्रीज भी बची रहें और ट्रेड भी एकदम बंद ना हो जाए। तो इस सिचुएशन के बाद फिर 23 कंट्रीज एक साथ आई, जिसमें इंडिया और यूएस भी थे। यूएस वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़ी पावर बन गया था, तो यूएस ही इन 23 कंट्रीज को लीड कर रहा था। तो 30 अक्टूबर 1947 को इंडिया की आजादी से 2.5 महीने के बाद इन कंट्रीज ने मिलकर एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई, जिसका नाम रखा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड सिस्टम, गैट। Today, nations from around the world have come together to sign the General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, a landmark move aimed at lowering tariffs and reshaping global commerce. ये जो गैट सिस्टम है यही अभी आगे चल के WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। तो ये जो गैट बनाया सारी कंट्रीज ने, इसको सारी कंट्रीज इसलिए लेके आई ताकि 1930s वाली जो ट्रेड वॉर में नुकसान हुआ वो दोबारा ना हो, और इससे पहले कि सब लोग एक दूसरे पे फिर से टैरिफ लगाना शुरू कर दें, एक कॉमन रूल बना लिया जाए वर्ल्ड में, तो सब कुछ सही से चलेगा।
दूसरा एक दिक्कत और हो रही थी कि ट्रेड करते टाइम, टैरिफ लगाते टाइम फेवरेट कंट्रीज और फेवरेट ब्लॉक को फेवर कर रही थी और दूसरे ब्लॉक की जो कंट्रीज थी उनको टैरिफ में डिसएडवांटेज दे रही थी। तो ये भी एक बहुत मेन रीजन था 1930s में जो ट्रेड वॉर का इंपैक्ट आया था। तो जब ये गैट बनाया गया तो इसके आर्टिकल 1 में एक क्लॉज डाला गया MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन का। इसमें यह था कि अगर एक गैट मेंबर कंट्री किसी एक कंट्री के सामान पे कम टैरिफ लगाएगी तो बाकी मेंबर कंट्रीज को भी सेम टैरिफ रेट देना होगा। किसी को ज्यादा टैरिफ और बाकियों को कम टैरिफ ऐसा नहीं कर सकते। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई फेवरेट कंट्री नहीं होगी, कोई एक्सक्लूसिव डील नहीं होगी, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा ट्रेड करते टाइम। लेकिन यूएस जो था अपनी नेबरिंग कंट्री कनाडा वगैरह के साथ बहुत ही कम टैक्स लगा के ट्रेड करता था। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन भी आपस में कम टैरिफ लगा के ट्रेड करते थे। तो इनके लिए यह दिक्कत होती कि जो टैरिफ ये अपने आसपास की यानी कि कनाडा और यूरोपियन यूनियन वाली आपस की कंट्रीज में जो टैरिफ रेट दे रहे हैं वो बाकी कंट्रीज को भी देना पड़ता है। तो यूएस ने एक चीज की जिसमें गैट का जो MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो क्लॉज था वो बाईपास हो गया। यूएस ने गैट में आर्टिकल 24 और 21 ऐड करा दिया, जिसमें यह था कि अगर कोई दो गैट मेंबर कंट्रीज हैं, गैट के जनरल रूल से हट के आपस में अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहें यानी कि FTA करना चाहें और आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग बना के कम टैरिफ रेट लगा के करना चाहें तो वो कर सकती हैं। और ये जो कंट्रीज FTA करेंगी ये गैट से अलग होगा। इसमें अगर वो कोई टैरिफ रेट सेट करेंगी तो उसको उनको बाकी कंट्रीज के ऊपर भी सेम देने की जरूरत नहीं है। और ये चीज तब भी कर सकती है कोई कंट्री अगर उसको कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो। तो अभी करंट सिचुएशन में भी आप देखते होंगे WTO में जितनी कंट्रीज हैं उनके लिए सेम रूल अप्लाई होता है, लेकिन WTO से हट के अलग से FTA किया जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आया है। अभी आगे चल के यही WTO में बनेगा। अभी जब ट्रम्प की एंट्री होगी तो आएगा ये सब आगे। तो अब यहां से गैट बन गया और ट्रेड वगैरह बहुत सही से चलने लगा। अब इसके बाद क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो जो यूएस था उसने क्या किया था, अपने फार्मर से क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पे फोकस करवा के बल्क में वीट, कॉर्न, सोयाबीन इनका प्रोडक्शन करवाया था। क्योंकि वॉर के टाइम में बल्क में फूड की सप्लाई की जरूरत होती है। उस समय अगर फूड की कमी हो जाए तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो अब वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो चुकी थी लेकिन प्रोडक्शन उतना ही हो रहा था, तो डिमांड कम हो गई थी और प्रोडक्शन ज्यादा था और इन आइटम्स को स्टोर करने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी, पैसा ज्यादा लग रहा था। और उस टाइम पे इंडिया की जो सिचुएशन थी वहां पे भी बहुत ज्यादा अकाल, सूखा और भूखमरी थी। ईयर 1954 में यूएस प्रेसिडेंट डॉइट ने एक पब्लिक लॉ 480 एग्रीकल्चर ट्रेड डेवलपमेंट एंड असिस्टेंट एक्ट ये लेके आए। इसको शॉर्ट में आजकल PL 480 नाम से भी बोलते हैं लोग। तो इसमें यूएस ने क्या किया कि यूएस के पास जो लो क्वालिटी सरप्लस वीट था यानी कि जो एक्स्ट्रा वीट था, इंडिया से बात की और कहा कि अगर आपके पास डॉलर नहीं भी हैं तो आप यूएस से अपनी करेंसी यानी कि रुपी देके ये अनाज ले सकते हो। यूएस का ये था कि लो क्वालिटी अनाज भी यूज हो जाएगा, इंडिया के ऊपर रशिया का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था वो भी कम होगा, दोनों काम हो जाएंगे। और इंडिया को भी जरूरत थी तो 29 अगस्त 1956 को इंडिया ने यूएस से PL 480 एग्रीमेंट पे साइन कर लिया और ये जो लो क्वालिटी अनाज था इसको लेना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो अनाज लिया जा रहा था इसकी जो क्वालिटी थी, मल्टीपल रिपोर्ट्स में ये चीज मेंशन है कि यूएस ये जो PL 480 का सस्ता गेहूं इंडिया भेज रहा था ये सिर्फ और सिर्फ सुअर यानी कि पिग के खाने लायक था, इंसानों के खाने लायक नहीं था। लेकिन तब भी इंडिया ने मजबूरी में लिया क्योंकि ये सस्ता पड़ रहा था। अब जब ये सस्ता पड़ रहा था तो इस वजह से इंडिया के जो लोकल फार्मर थे जो वीट वगैरह उगा रहे थे उनके रेट जो थे यूएस के इस PL 480 गेहूं के रेट को वो बीट नहीं कर पा रहे थे। तो लोकल फार्मर्स को भी नुकसान होने लगा और जब नुकसान होता है तो प्रोडक्शन वो लोग कम कर देते हैं और इसकी वजह से कुछ ही सालों में इंडिया की डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर ऐसी हो गई कि इंडिया को जितने गेहूं की जरूरत होती थी उसका 40% गेहूं यूएस से आता था। और यूएस जो अनाज देता था ये भी एक साथ नहीं देता था, धीरे धीरे करके देता था। हर दूसरे दिन यूएस के 2-3 जहाज भर के इंडियन पोर्ट पे आते थे और तुरंत उस अनाज को लोगों में बांटा जाता था, तब जाके खाना मिलता था लोगों को। अब इंडिया की ये जो अनाज को लेके जो डिपेंडेंसी थी ये भारी भी पड़ी इंडिया पे। ईयर 1965 में पाकिस्तान के साथ जब इंडिया की लड़ाई हुई तो यूएस ने धमकी दी इंडिया को कि वो अनाज बंद कर देंगे। सेम ईयर में यूएस की वियतनाम के साथ वॉर हुई तो इंडिया ने बॉम्बिंग रोकने वगैरह के लिए स्टेटमेंट दे दिए थे। ये दोनों चीजें यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो यूएस ने इंडिया को सबक सिखाने के लिए इंडिया में जो इस अनाज की जो सप्लाई थी वो सप्लाई लेट करना स्टार्ट कर दी, जिससे इंडिया को यूएस के हिसाब से चलना पड़ा। इनफैक्ट ईयर 1966 दिसंबर में यूएस के प्रेसिडेंट जॉनसन ने
इंडिया का एक्चुअल में अनाज रोक दिया था और इंडिया के अंदर लोगों की बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही थी। वो तो जॉनसन की बेटी थी, उन्होंने जॉनसन से रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट वो क्रिसमस में इंडिया के अनाज की सप्लाई ना रोके। तब जाके जॉनसन ने कुछ अनाज के शिप भेजे इंडिया में। अभी सुनने में बड़ी नॉर्मल सी बात लग रही है कि अनाज लेट कर दिया या अनाज भेजा नहीं, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए अनाज में दिक्कत आना एक न्यूक्लियर वेपन यूज करने जैसा था। ये लोग अनाज रोकते थे और इंदिरा गांधी जी को बार बार मजबूरी में फोन करके घंटों रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी यूएस प्रेसिडेंट से कि सप्लाई भेज दें। और एक बार इंदिरा गांधी जी को इतना डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि उनको अनाज के लिए इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, उन्होंने फोन काटा और ये फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए इंडिया अपने फूड के लिए किसी दूसरे देश के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। और फिर धीरे धीरे करके रिफॉर्म्स वगैरह आए और अनाज की जो डिपेंडेंसी थी वो कम हुई। इनफैक्ट ईयर 1971 की वॉर के बाद इंडिया रशिया की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया। अब इसके 3 साल बाद क्या होता है कि ईयर 1974 में यूएस एक ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 लेके आया। इसके सेक्शन 501, 506 में इन्होंने जर्नलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी कि जीएसपी इंट्रोड्यूस किया। इसमें इन्होंने दुनिया भर की जितनी डेवलपिंग कंट्री थी उनसे कहा कि आप अपना लोकल प्रोडक्ट यूएस में आके बेचो, यूएस उस पे 0 या फिर बिल्कुल ना के बराबर टैरिफ लगाएगा। ऐसा यूएस ने इसलिए किया ताकि सोवियत यूनियन यानी कि आज का रशिया, इसका इन्फ्लुएंस इन डेवलपिंग कंट्रीज पे कम रहे। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वर्ल्ड की, वो यूएस लेड ट्रेडिंग सिस्टम से जुड़ के यूएस की तरफ रहे। और जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी कि जीएसपी लाने से एक चीज और हुई कि यूएस ने अपना लेबर इंटेंसिव कम पैसे वाला मेहनत के काम जो थे वो डेवलपिंग कंट्रीज पे शिफ्ट कर दिया और हाईटेक प्रोडक्ट्स जिसमें ज्यादा पैसा होता था उस पे खुद काम किया, ताकि दुनिया की जो सप्लाई चेन में इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे यूएस का कंट्रोल रहे और जो लेबर इंटेंसिव कम पैसे वाले काम है उन पे इनका टाइम ना खराब हो। यूएस के इस जीएसपी सिस्टम को 1 जनवरी 1976 को 100 से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज ने इंक्लूडिंग इंडिया ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद इंडिया को फायदा ये हुआ कि 2000 प्रोडक्ट जो यूएस को इंडिया भेजता था वो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकता था। अब देखिए, इंडिया ने इस टाइम पे गैट भी ज्वाइन किया, यूएस से जीएसपी का भी बेनिफिट लिया, रशिया से मिलिट्री वेपन का भी सपोर्ट लिया। इंडिया की जरूरतें ऐसी थी कि हर तरफ से चीजें मैनेज करके जहां से जो बेनिफिट हो सका वो इंडिया ने किया। लेकिन इंडिया ने आजादी के बाद एक चीज मेंटेन की कि अपने डोमेस्टिक लोकल मार्केट को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाए, जिससे बाहर की कंपनीज इंडिया में आके इंडियन कंपनीज के लिए कंपटीशन ना बन जाए। इनफैक्ट ईयर 1980 में इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला कंट्री बन गया था। टेक्सटाइल पे 350% टैरिफ, इंडस्ट्रियल आइटम्स पर 100% टैरिफ, और इसके साथ इंडिया ने क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे थे। तो यूएस और वेस्ट के प्रोडक्ट जब इंडिया में आते थे तो वो इतने महंगे हो जाते थे कि बिकते ही नहीं थे। और ये चीज यूएस को उस टाइम पे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। यूएस ने हर वो कोशिश की कि इंडिया अपना टैरिफ कम करे ताकि इंडियन मार्केट में यूएस के प्रोडक्ट बिकने में आसानी हो, लेकिन इंडिया माना नहीं। लेकिन इसके बाद जब ईयर 1990-1991 का टाइम था, इस टाइम पे इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया और इंडिया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से हेल्प लेने गया। अब ये जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हैं, इन पे यूएस और वेस्ट का इन्फ्लुएंस है। तो आईएमएफ ने कहा कि हम लोग लोन तो दे देंगे, लेकिन आपको अपना मार्केट खोलना होगा, इकोनॉमी जो है आपको वो रिस्ट्रक्चर करनी होगी। तो यहां से थोड़े टाइम बाद इंडिया ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी ये जो था इसको अलाउ किया। तो इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी के जो दरवाजे थे वो यूएस और वेस्ट के लिए थोड़े थोड़े खुलने लगे। जो इंडिया के अंदर मैक्सिमम टैरिफ 355% तक था, इंडिया ने उसको ईयर 1995 तक 50% के आसपास तक कर दिया था और धीरे धीरे 20% पे आ गया था। और ये जो ईयर 1995 का जो टाइम चल रहा था, सेम ईयर में जो गैट चल रहा था उसको रिप्लेस किया गया और थोड़ा फॉर्मलाइज और कुछ सेक्टर और ऐड करके एक परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेम वही गैट वाले ही रूल्स थे इसमें भी कि एक कंट्री को आप जो टैरिफ देंगे वो सबको देंगे, वो सारे रूल्स सेम थे, बस इसमें सर्विसेज वगैरह के कुछ चीजें और ऐड कर दी गई थी। तो ईयर 1995 में इंडिया ने यूएस के लिए ऑलरेडी मार्केट अपना ओपन कर दिया था, लेकिन उसके 6-7 साल बाद ईयर 2003 में दोबारा से यूएस की जो कंपनीज थी जैसे मॉन्सेंटो, कारगिल, टाइसन फूड्स, ये प्रेशर बनाने लगी कि इंडिया जो है ये यूएस से तो बहुत सारे कंसेशन ले रहा है, लेकिन यूएस के लिए इंडिया अपने एग्रीकल्चर और डेयरी का मार्केट बिल्कुल नहीं खोल रहा है। बहुत ज्यादा डिस्कशन हुए, मल्टीपल मीटिंग हुई, प्रेशर बनाया गया, लेकिन इंडिया माना नहीं। इंडिया ने अपना एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट बिल्कुल नहीं खोला। अब क्यों ये एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट नहीं खोला और आगे भी नहीं खोल सकता, और क्यों आज की डेट में भी ये जो एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट है ये पूरी जड़ बना पड़ा है इंडिया और यूएस की ट्रेड डील पे, ये सारी चीजें भी आपको बताऊंगा मैं। तो देखिए, यहां तो इंडिया ने अपना मार्केट नहीं खोला। अब इसके आने वाले जो 10 साल थे
उसके अंदर अलग अलग प्रेसिडेंट आए, बुश आए, ओबामा आए। इस पूरे टाइम में ये लोग इंडिया के पीछे पड़े रहे, लेकिन इंडिया ने फिर भी एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट नहीं खोले। ईयर 1997 में WTO में इंडिया और यूएस का क्लैश हुआ। इसके बाद ईयर 2007 में बॉर्डर टैक्स को लेकर इंडिया और यूएस में क्लैश हुआ। इनफैक्ट इंडिया ने अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोलना तो दूर की बात, ईयर 2012 में यूएस के पोल्ट्री और कुछ एग्रीकल्चर आइटम पे डायरेक्ट बैन लगा दिया। यूएस ने DS 430 में WTO में कंप्लेन भी करी, केस भी चला इस चीज को लेके। तो ये जो सिचुएशन चल रही थी इस पूरे टाइम पे इंडिया और यूएस के बीच में एग्रीकल्चर मार्केट को लेके, उस टाइम पे इतनी ज्यादा बड़ी नहीं बनी, क्योंकि उस टाइम पे यूएस जो था वो चाइना के मार्केट से अपनी जरूरतें पूरी कर ले रहा था। यानी कि यूएस के जो फार्मर थे वो अपना प्रोडक्ट चाइना के मार्केट में सेल कर रहे थे। तो इतना बड़ा इशू हुआ नहीं, लेकिन यूएस इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाता रहा। तो ईयर 2016 तक तो ये सारी चीजें ऐसी चलती रहीं, लेकिन असली गेम चेंज हुआ ईयर 2017 में, जब 28 जनवरी 2017 को ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बन के आते हैं। अब देखिए, अभी तक यूएस के जितने भी प्रेसिडेंट आए थे उनका टैरिफ और ट्रेड को हैंडल करने का तरीका एकदम अलग था। लेकिन ट्रंप जब प्रेसिडेंट बन के आए तो इनका बेसिक वर्ड व्यू ये था कि ट्रेड डेफिसिट अगर यूएस का ज्यादा है, मतलब कि अगर अमेरिका किसी कंट्री से ज्यादा चीजें खरीद रहा लेकिन उस कंट्री में यूएस उतना सामान बेच नहीं पा रहा, तो ये यूएस के लिए नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना अपना 100 रुपए का सामान यूएस में आके बेच रहा, लेकिन यूएस अपना सामान चाइना के मार्केट में जाके 50 रुपए का ही बेच पा रहा है। तो ये जो 50 रुपए का ट्रेड डेफिसिट हुआ, इसको इन्होंने यूएस का लॉस माना। तो ये जो 50 रुपए का ट्रेड डेफिसिट है, ये यूएस के लिए नेगेटिव साइन है। हालांकि एक्सपर्ट इस ट्रेड डेफिसिट को डायरेक्ट लॉस बोलने से बचते हैं, वो इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अकाउंटिंग गैप की तरह देखते हैं और फिर स्टडी करते हैं। लेकिन ट्रंप ट्रेड डेफिसिट को बहुत ज्यादा बुरा मानते हैं। तो ईयर 2017 में जब ट्रंप आए तो इस टाइम यूएस का ट्रेड डेफिसिट $800 बिलियन से ज्यादा था, और इसमें अकेले चाइना का ट्रेड डेफिसिट $375.2 बिलियन था। तो ये नंबर देख के ट्रंप की नजरों में सबसे बड़ा विलन बना चाइना। तो यहां से ट्रंप ने प्लान बनाया, और प्लान बहुत सिंपल था कि कैसे भी करके चाइना भी यूएस से ज्यादा सामान लेना शुरू कर दे, ताकि जो इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाए। बाकी कंट्रीज भी कम करें, लेकिन चाइना का बहुत ज्यादा था, तो ट्रंप चाइना के पीछे पड़ा। लेकिन चाइना से ये सब करवाना इतना आसान नहीं था, तो ट्रंप ने चाइना पे टैरिफ लगाने का प्लान किया, ताकि चाइना का सामान जब यूएस में आएगा तो टैरिफ की वजह से महंगा हो जाएगा और लोग जो है वो अपने आप चाइना का सामान कम खरीदेंगे। तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो अपने आप कम हो जाएगा, और जब चाइनीज कंपनीज जो यूएस में माल बेचती हैं उनका जब लॉस होगा और चाइना में भी जब जॉब जाएंगी, तो चाइनीज कंपनीज और लोग चाइना के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, तो चाइना के साथ नेगोशिएशन करना भी आसान हो जाएगा। तो ये सोच के ट्रंप ने 22 मार्च 2018 को ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के सेक्शन 301 का यूज करके अनफेयर ट्रेड बोल के चाइना के $50 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगा दिया। चाइना WTO में गया, DS 5435 फाइल लगाई कि ये सारी चीजें गलत कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब इसके बाद चाइना ने एक और स्टेप लिया। चाइना ने क्या किया कि जब ट्रंप जीत के आए थे तो ट्रंप को रूरल यानी कि गांव और नॉन मेट्रो वोटर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था। 7 की स्टेट्स में ट्रंप ने क्लिंटन से बहुत बड़ी लीड ले ली थी। फ्यू रिसर्च सेंटर के डेटा के हिसाब से 35% से ज्यादा ट्रंप के वोटर्स रूरल यानी कि गांव के एरिया से आते हैं। तो इलेक्शन के टाइम पे ट्रंप ने फार्मर से बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे। तो चाइना जो था, ट्रंप की डिपेंडेंसी वोट को लेके यूएस के फार्मर्स के ऊपर कितनी है वो बहुत अच्छे से पता थी उसको। तो ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चाइना ने 128 अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर 50% से 25% उल्टा टैरिफ लगा दिया, जिसमें से 94 यूएस की फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैटेगरी थी, जिसमें फ्रूट्स, ट्री नट्स, ये सारी चीजें थी। और फिर थोड़े दिन बाद यूएस के 659 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे और टैरिफ लगाया। तो ऐसे करके यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गया, और ये पूरी वॉर जो चली, इस वॉर में चाइना से इंपोर्ट होने वाले लगभग $360 बिलियन के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया। और ये जो पूरी ट्रेड वॉर चली, इसमें यूएस ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले लगभग $360 बिलियन के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया, और चाइना ने यूएस से इंपोर्ट होने वाले $110 बिलियन के अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया। Tensions are escalating as the United States and China face off in a deepening trade war, with tariffs and counter-tariffs reshaping global markets and raising fears of a broader economic slowdown. अब यूएस के फार्मर्स के लिए चाइना बहुत बड़ा मार्केट था। यूएस के फार्मर टोटल जो सोयाबीन एक्सपोर्ट करते थे उसमें से 60% टन तो सिर्फ चाइना जाता था। इस ट्रेड वॉर के चक्कर में हुआ ये कि ईयर 2017 में जो 32.9 मिलियन टन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट
यूएस से चाइना जाता था वो 2018 आते आते 8.2 मिलियन टन तक रह गया और चाइना ने जो अपनी डिमांड थी वो यूएस की जगह ब्राजील से सामान मंगा के पूरी कर ली। तो यहाँ पे यूएस के हाथ से चाइना जैसा बड़ा मार्केट निकल गया और ट्रम्प ने जब यूएस फार्मर्स का एक क्राइसिस देखा इस ट्रेड वॉर के चक्कर में, तो ट्रम्प ने यूएस फार्मर्स को $28 बिलियन का कॉम्पनसेशन दिया। इनफैक्ट यूएस की जो जीडीपी थी वो 0.04% तक गिर गई। यूएस के लोगों को इस टैरिफ के चक्कर में $51 बिलियन के एडिशनल कॉस्ट अपनी जेब से देनी पड़ी। तो ट्रम्प को चाइना का ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना था। तो अब चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढना है तो छोटी छोटी कंट्रीज से नहीं हो पाएगा। चाइना का ऑल्टरनेटिव एक ही था, वो था इंडिया। अगर इंडिया अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोल दे तो ट्रम्प की जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएंगी, वो अपने फार्मर्स को खुश कर लेंगे और यूएस को चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। अब यहां से ट्रम्प की मजबूरी बन गई कि कैसे भी करके इंडिया अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोले। तो इसके बाद ट्रम्प ने क्या किया कि यूएस ने जो इंडिया को जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जो मैंने अभी पहले बताया था, इस स्कीम में डाला था, तो ट्रम्प ने इंडिया को इसमें से निकाल दिया और इसके बाद एग्रीकल्चर मार्केट को खोलने के लिए इंडिया से बैक टू बैक नेगोशिएशन स्टार्ट की। और इंडिया ने एग्रीकल्चर मार्केट खोलना तो दूर की बात, इंडिया ने फाइनेंस एक्ट 2020 के अंडर 1 अप्रैल 2020 से डिजिटल सर्विस टैक्स DST इंप्लीमेंट कर दिया, जिसमें ये जो यूएस की कंपनीज थी, अमेजॉन, गूगल, नेटफ्लिक्स, एप्पल, फेसबुक, इनके ऊपर 2% डिजिटल सर्विस टैक्स लगा दिया। अब इस चीज से ट्रम्प को बहुत गुस्सा आया। एक तो मार्केट नहीं खोला, ऊपर से टैक्स भी लग गया, तो ट्रम्प बहुत गुस्से में थे और इससे पहले ट्रम्प कुछ करते, ट्रम्प इलेक्शन हार जाते हैं और 2021 में बाइडेन पावर में आते हैं। बाइडेन के आने के बाद यूएस चाइना टेंशन थोड़ी कम हुई। मल्टीपल टॉक्स के बाद चाइना ने यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बाइंग वापस से बढ़ाई और चाइना से यूएस का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 40.9 बिलियन तक पहुंचा। तो कुछ टाइम तक तो ये सारी चीजें चली और फिर इसके बाद ईयर 2025 यानी कि इसी साल ट्रम्प फिर से वापस प्रेसिडेंट बनते हैं और इस बार भी सेम चीज हुई। इलेक्शन में ट्रम्प को यूएस के फार्मर्स ने बहुत सपोर्ट किया और ट्रम्प ने भी इलेक्शन के टाइम पे फार्मर से बहुत बड़े बड़े वादे किए और ट्रम्प के आने के बाद यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट था वो और ज्यादा बढ़ गया था, $1.2 ट्रिलियन हो गया था, जिसमें से चाइना के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट था, 295 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था। तो ट्रम्प ने आते ही सबसे पहले वही चीज की जो पहले की थी, चाइना पे टैरिफ लगाया और इसके बदले में चाइना ने भी सेम चीज की। चाइना ने $21 बिलियन वर्थ का यूएस एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट पे टैरिफ मार दिया और फिर आगे चल के रेयर अर्थ पे भी टैरिफ लगाया। तो ऐसे करते करते इस बार फिर से दोनों ने एक दूसरे पे 84% से 125% तक के टैरिफ लगा दिए और जो यूएस फार्मर्स थे, जो ट्रम्प का वोट बैंक था, उनको इस बार फिर से नुकसान हो गया। कारगिल का रेवेन्यू 10% कम हो गया, एडीएम का रेवेन्यू 8.9% कम हुआ, बंच का 10.8% कम हुआ। कहने का मतलब है कि ट्रम्प फिर से फंस गए और एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके ट्रम्प फिर से इंडिया के पास पहुंचे और इंडिया ने फिर से मना कर दिया कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोल सकते। अब देखिए, आप कहोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा क्या है जो इतने सालों से इंडिया बैक टू बैक मना करे जा रहा है। तो देखिए, इंडिया अगर चाह भी ले तो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल नहीं सकता और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो भी मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली थोड़े टाइम पहले, ईयर 1974 के आसपास का जो टाइम था, इस टाइम पे यूएस में एक कंपनी थी मोनसेंटो। ये लोग राउंड अप नाम से एक हर्बिसाइड केमिकल बना के बेचते थे। फसलों के बीच में जो वीड यानी कि जो जंगली घास उग जाती है, उसको ये राउंड अप केमिकल खत्म कर देता था। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि ये जो केमिकल था ये फसलों पे भी इंपैक्ट डालता था, जिससे फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी। तो इस मोनसेंटो कंपनी ने क्या किया कि सोयाबीन के सीड्स यानी कि बीज को जेनेटिकली मॉडिफाई किया और ऐसा बना दिया कि अगर आप इस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से उगे क्रॉप्स पे इनका राउंड अप केमिकल का स्प्रे मारोगे तो फसल को कुछ नहीं होगा, लेकिन जंगली घास जो होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ये इनका एक्सपेरिमेंट जो था, ये काम किया। जब इस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड को फार्मर्स ने यूज किया तो फसल की पैदाइश बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये सीड्स बहुत ही कम टाइम में बहुत तेजी से फेमस हो गए। और जब ये फेमस हुआ तो जिस प्रोसेस से इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन के सीड्स बनाए थे, उसी प्रोसेस के थ्रू इन्होंने बाकी क्रॉप्स के भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बनाए और बहुत ही कम टाइम के अंदर यूएस के जो फार्मर्स थे वो नॉर्मल सीड्स को छोड़ के ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को खरीदना शुरू कर दिया उन्होंने। मोनसेंटो कंपनी के बनाए हुए सीड्स और केमिकल स्प्रे जो थे साथ में बिकते थे और बल्क में बिकते थे। मोनसेंटो ने इन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स और राउंड अप केमिकल दोनों को पेटेंट करा लिया था और जब ये यूएस के फार्मर्स को सीड्स देते थे तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी करा लेते थे, जिसमें पहले से ही मेंशन होता था कि आप इस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड को नेक्स्ट सीजन के लिए स्टोर नहीं कर सकते और अगर आप इन जीएम सीड्स की क्रॉप्स के थ्रू जो सीड्स
सीड्स होते हैं उनको अगर आप स्टोर भी कर लो तो नेक्स्ट सीजन में वो सेम रिजल्ट्स नहीं देते। और कॉन्ट्रैक्ट में ये भी होता था कि इन क्रॉप्स के ऊपर जो केमिकल यूज होगा वो भी राउंड अप का ही यूज होगा, किसी और कंपनी का केमिकल आप यूज नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे जैसे टाइम हुआ तो यूएस के फार्मर्स की जो डिपेंडेंसी है वो इस कंपनी के जीएम सीड्स पे हो गई और टाइम के साथ साथ फार्मर्स की कॉस्टिंग बढ़ने लगी, क्योंकि जंगली घास जो थी वो सीजन बाय सीजन इस राउंड अप केमिकल के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस बना लेती थी। तो हर सीजन में पिछले सीजन के कंपैरेटिवली ज्यादा केमिकल यूज होने लगा था। तो इसके बाद जैसे जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीएम सीड्स जो थे इनका ट्रेंड आगे बढ़ा तो जो नॉर्मल सीड्स होते थे वो मार्केट से गायब होने लगे, क्योंकि उनकी डिमांड ही कम हो गई थी। अब इसी टाइम पे इंडिया के अंदर क्या होता है कि इंडिया की जो कॉटन फार्मिंग थी इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत चल रही थी। एक कीड़ा होता है बॉलवॉर्म, ये इंडिया के अंदर जो कॉटन क्रॉप्स थी उनको बहुत ज्यादा खराब कर रहा था, जिससे फार्मर्स को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। तो इससे निपटने के लिए इंडिया ने यूएस की ये जो मोंसेंटो कंपनी थी इससे बात की और इंडिया के अंदर एक कंपनी थी माइको, इसके साथ दोनों ने मिलकर जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन सीड्स डेवलप किए। इन सीड्स को ऐसे डेवलप किया कि जब इनसे प्लांट्स बनते थे तो वो खुद ही ये जो बॉलवॉर्म इंसेक्ट्स थे उनको मार देते थे। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन था कॉटन का वो 3 गुना बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स थे इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो सामने आने लगी। एक तो आम किसान जो नॉर्मल सीड्स यूज करते थे वो कंपटीशन से बाहर हो गए थे, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड ज्यादा प्रोड्यूस करता था कम पैसे में। दूसरा, इन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स से फायदा तो हो रहा था, लेकिन फायदे का जो मेजर हिस्सा था वो यूएस की ये जो मोंसेंटो कंपनी थी ये रॉयल्टी के नाम पे ले जा रही थी। 450 ग्राम बीटी कॉटन 1600 से 1800 रुपीज का था, जिसमें से 1250 रुपीज यूएस की ये जो मोंसेंटो कंपनी थी ये रॉयल्टी के नाम पे ले जाती थी। और हर साल इस पे जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज होते थे उनकी क्वांटिटी ज्यादा लगती थी, तो कॉस्ट भी बढ़ती थी फार्मर्स की। और इसके जो सीड्स थे उनको भी स्टोर नहीं किया जा सकता था, तो हर साल नए सीड्स खरीदने पड़ते थे। तो फार्मर्स ने और अलग अलग यूनियंस ने इस मोंसेंटो कंपनी पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया कि वो अपनी रॉयल्टी कम कर दे, लेकिन ये कंपनी मानी नहीं। फिर रॉयल्टी, लाइसेंस, पेटेंट को लेकर ये मामला लंबा कोर्ट के अंदर चला। फिर कोर्ट ने मोंसेंटो को 70% रॉयल्टी कट करने के ऑर्डर दे दिए और जब ये चीज हुई तो मोंसेंटो इंडिया छोड़ के चला गया। और ये जो रॉयल्टी वगैरह की मैं बात बता रहा हूँ ये इकलौती दिक्कत नहीं थी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की, और भी कई सारे इशू जो हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के साथ लिंक्ड है। ये जीएम सीड्स जो होते हैं ये जिस एरिया में यूज होते हैं अगर उस एरिया में कोई और नॉर्मल सीड्स भी यूज करता है तो उनके ऊपर भी इंपैक्ट डालते हैं। मान लो 2 किसान हैं और उनमें से एक किसान जीएम सीड्स का यूज करने लगे तो दूसरा किसान जो नॉर्मल सीड्स यूज कर रहा है उस पे भी ये जीएम सीड्स की फसल का असर आने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मधुमक्खी और इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं ये क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह करते हैं, उससे नॉर्मल सीड्स में भी जीएम सीड्स के डीएनए मिक्स हो जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता है तो नॉर्मल फसल भी अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है और उसमें जीएम सीड्स की प्रॉपर्टी आने लगती है। और ये इस तरीके की डीएनए मिक्सिंग जो हो जाती है टाइम के साथ साथ ये अपने आप में इंडिया के लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। अगर इंडिया लंबे टाइम तक जीएम क्रॉप्स यूज करेगा तो डिपेंडेंसी तो यूएस पे होगी वो तो एक केस है ही है। उसके साथ साथ नॉर्मल क्रॉप्स और जो सीड्स हैं उनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की प्रॉपर्टी आने लगेगी। और ऐसा होने से एक दिक्कत ये भी है कि ये जो जीएम क्रॉप्स हैं ये यूरोपियन यूनियन, रशिया, सर्बिया, अल्जेरिया, बहुत सारी कंट्रीज में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बैंड है, यानी इंसान के खाने के लिए बैंड है। तो अगर हम जीएम सीड्स ज्यादा यूज करेंगे तो इंडिया को अपने क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो कंट्रीज इन जीएम सीड्स को बैन करती हैं तो कंट्री के बॉर्डर पे ही जीएम कंटामिनेशन का रीजन देके पूरा का पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है। और एक बार नॉर्मल क्रॉप्स जीएम क्रॉप्स के साथ मिक्स हो गई तो फिर वहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। एक केस ये भी अगर आप मान लो कि यूएस का प्रेशर बहुत है, टैरिफ लगा रहा है, वो जो जीएम क्रॉप्स है पूरी की पूरी एज इट इज इंपोर्ट कर लें अपने यूज के लिए, ताकि यूएस का जो प्रेशर इतने दिनों से आ रहा है वो कम हो जाए, तो उसमें भी दिक्कत है। क्योंकि होता क्या है कि यूएस में तो एडवांस लेवल की फर्टिलाइजर, केमिकल और मशीनें यूज होती हैं फार्मिंग के लिए, और साथ में यूएस गवर्नमेंट भी बिलियंस ऑफ डॉलर की सब्सिडीज वगैरह देती है फार्मर्स को अपने। तो यूएस के फार्मर्स की जो कॉस्टिंग होती है क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने की वो इंडिया के फार्मर्स के कंपैरेटिवली कम होती है। अगर हम यूएस के कॉर्न के प्राइस का एग्जांपल लें तो 1700 रुपीज पर क्विंटल पड़ता है, जबकि इंडिया में कॉर्न का एमएसपी 2400 रुपीज पर क्विंटल आता है। तो यूएस से इंपोर्ट करने पे जो लोकल इंडियन फार्मर्स हैं वो कंपटीशन में ही नहीं टिक पाएंगे, और जब टिक नहीं पाएंगे तो वो फार्मिंग से दूर होंगे। जैसे PL 480 गेहूं वाले केस में हुआ था, इंडिया खुद उगाने की बजाय यूएस पे डिपेंडेंट हो गया और फिर यूएस ने इसका फायदा उठाया था, और जैसी सिचुएशन होती है तो वहां पे प्रेशर बिल्डअप किया था। और यूएस के ऐसा करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। यूएस ने और कंट्रीज के साथ भी जिनके साथ ये जीएम क्रॉप्स के एक्सपोर्ट्स किए हैं
उनका भी बुरा हाल हुआ है। 90s में कनाडा और मैक्सिको ने नाफ्टा ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर यूएस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स पे टैरिफ कम कर दिए थे, प्रेशर बनाया था यूएस ने मैक्सिको का मार्केट अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न से भर दिया था। मैक्सिको के जो गरीब फार्मर थे वो कम्पीट ही नहीं कर पाए और 20 लाख से ज्यादा मैक्सिकन फार्मर्स ने खेती करना छोड़ दिया और शहरों में शिफ्ट हो गए। ऐसे ही हैटी कंट्री अपनी एग्रीकल्चर मार्केट पे 35% टैरिफ लगाती थी, लेकिन मजबूरी में उसको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन लेना था, तो उन्होंने टैरिफ कम करने का प्रेशर बनाया और हैटी को मजबूरी में 35% टैरिफ से 3% टैरिफ करना पड़ा अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। यूएस के फार्मर्स का जो प्रोडक्ट था वो हैती कंट्री के अंदर घुस गया और लोकल फार्मर्स इनसे कम्पीट ही नहीं कर पाए। इनकी राइस फार्मिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। हाल ये हो गया कि हैती को 80% राइस के लिए यूएस पे डिपेंडेंट होना पड़ा और सेम ऐसा ही यूएस ने नाइजीरिया के पोल्ट्री फार्मर के साथ भी किया। डेयरी सेक्टर में भी यही दिक्कत है। इंडिया में 8 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स फैमिली, अप्रॉक्स 40 करोड़ लोग मिल्क प्रोडक्शन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। इंडिया में जो मिल्क की एवरेज कॉस्ट होती है वो 50 रुपीज पर लीटर है। वहीं अमेरिका से अगर कंपेयर करें तो वहां पे सब्सिडीज वगैरह बहुत मिलती हैं, तो वहां पे मिल्क कंपैरेटिवली सस्ता है। तो इंडिया ने अगर डेयरी सेक्टर में टैरिफ कम कर दी और यूएस के लिए डेयरी मार्केट खोल दिया तो यूएस का मिल्क इंडिया में 30 से 35 रुपए पर लीटर का पड़ेगा। और जब यूएस का इतना सस्ता मिल्क इंडिया के मार्केट में घूमेगा तो इंडिया का डेयरी सेक्टर कंपीट नहीं कर पाएगा। वैसे भी इंडिया में जो डेयरी सेक्टर है वो 3 से 5% के मार्जिन पे चलता है, तो अगर इनको एंट्री दी गई तो छोटे डेयरी फार्मर्स ये भी लॉस में जाएंगे। और दूसरी चीज, यूएस में कैटल और काउस जो होती हैं ये अच्छा प्रोड्यूस करें, इसके लिए इनके चारे में प्रोटीन अच्छा रहे तो ब्लड मील और मीट बोन्स भी मिलाया जाता है, मतलब कि नॉनवेज खिलाते हैं और बीएसटी हार्मोन्स भी इंजेक्ट करते हैं। तो इंडिया में अलाउड ही नहीं है। अभी इंडिया में जब बाहर से सामान मंगाया जाता है तो बाहर की कंट्री से सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि वो नॉन वेजिटेरियन आइटम तो नहीं खिला रहे हैं अपनी कैटल्स और काउ को। तो इंडिया में इसको लेके रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं वो भी भड़क जाएंगे। और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 45 से 48% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसान भले ही नेताओं के असली एजेंडा में रहे ना रहे, लेकिन उनके भाषणों में जरूर रहता। इंडियन जीडीपी में एग्रीकल्चर का 17 से 18% कंट्रीब्यूशन होता है। तो अभी ये जो ट्रंप इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के पीछे पड़ा है, अगर गलती से भी प्रेशर में बीजेपी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केट खोल दिया तो इलेक्शन पे इंपैक्ट आ जाएगा। तो गवर्नमेंट भी दोनों तरफ से फंसी है और एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि इसका इंपैक्ट डायरेक्ट जमीन पे पड़ता है। ये ऐसी चीज नहीं है कि न्यूज मैनिपुलेशन वगैरह से कवर अप हो जाएगी। तो ये इतने सारे रीजन हैं जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यूएस के लिए एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर खोल ही नहीं सकती। लेकिन ट्रंप को यूएस के बाहर एक बड़े एग्रीकल्चर मार्केट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ट्रंप ने इस चीज के लिए अलग अलग प्रेशर पॉइंट क्रिएट किए। इन्होंने मल्टीपल चीजें की। जैसे थोड़े टाइम पहले इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14257 निकाला जिसमें एक फॉर्मूला यूज करा है। ये वो फॉर्मूला है, एक बार आप पॉज करके देख लेना। इस फॉर्मूले को यूज करके ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज पे टैरिफ लगा डाला है। किस कंट्री पे कितना लगा है ये उसकी लिस्ट है, आप देख लेना एक बार। इसमें इंडिया पे भी 26% टैरिफ लगा दिया, आगे चल के इसको 25% कर दिया था। इनफैक्ट हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड जहां इंसान रहते ही नहीं है, पेंगुइन्स रहते हैं, वहां पे भी 10% टैरिफ लगा दिया। तो ट्रंप अपनी जरूरत की चीजें डिमांड करके उस टैरिफ को या तो पॉज कर दे रहे हैं कुछ टाइम के लिए या फिर हटा दे रहे हैं। अब ट्रंप ने ये जो पूरा टैरिफ का गेम खेला ये बाकी कंट्रीज पे तो काम किया लेकिन चाइना और इंडिया पे नहीं काम किया। तो पहले जो 25% टैरिफ लगा उसमें एग्रीकल्चर के लिए इंडिया ने मना कर दिया। उसके बाद ट्रंप ने रशियन ऑयल खरीदने का बोल के 25% टैरिफ और लगा दिया, यानी कि इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ हो गया अब टोटल। इसके बाद भी इंडिया माना नहीं। इनफैक्ट इंडिया और यूएस की जो एफटीए की बात चल रही थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी, जिसमें दोनों तरफ से टीम मल्टीपल राउंड के डिस्कशन कर रही थी, काफी चीजें इन्होंने फाइनल भी कर दी थी। उसमें भी जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, पहलगाम इशू के बाद जो नोबेल पीस प्राइज वाला जो इशू हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये सारी चीजों के बाद इंडिया और यूएस के बीच में एक स्टेलमेट जैसी सिचुएशन हो गई है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। कोई भी पीछे हटने को रेडी नहीं है। तो अभी की सिचुएशन तो यह है कि ट्रंप अलग अलग प्रेशर पॉइंट ढूंढ रहे हैं इंडिया के, जिस पे उनको लेवरेज मिल सके और वो कुछ ना कुछ नेगोशिएट करके एग्रीकल्चर मार्केट में कुछ कर पाए। तो ट्रंप का नेक्स्ट मूव क्या होगा वो तो अभी टाइम के साथ पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ट्रंप ने जो 50% टैरिफ का जो बर्डन इंडिया के ऊपर डाला है, तो ये ऐसा नहीं है कि इससे कुछ भी नहीं होगा, इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अब इसके लिए इंडिया क्या कर रही है, छोटी छोटी कंट्रीज जो है उनसे एफटीए साइन करके इस पूरे लॉस को पूरा करने का कोशिश कर रही है। अब इस टैरिफ के अगर हम इंपैक्ट की बात करें तो सारी कंट्रीज को मिला के इंडिया टोटल $820 बिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में। और अगर सर्विस को हटाने खाली गुड्स की बात करें तो $437 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया दुनिया भर में करता है गुड्स का खाली। और इसमें से इंडिया जो यूएस के साथ जो गुड्स का एक्सपोर्ट करता है वो करता है $87.3 बिलियन। गुड्स की बात मैं इसलिए ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि ये जो 50% टैरिफ लगाया है ट्रंप ने इंडिया के ऊपर, ये इंडिया जो गुड्स एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर लगाया, सर्विसेज के ऊपर नहीं लगाया। और गुड्स के एक्सपोर्ट में भी ट्रंप ने जो यूएस की जरूरतों की चीजें हैं जैसे जेनेरिक मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, स्मार्टफोन,
इनको टैरिफ की लिस्ट से बाहर कर दिया। मेनली टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फुटवेयर, ज्वेलरीज, इन सब पे ट्रम्प ने टैरिफ लगाया। यानी कि ये जो $87 बिलियन का भी जो अमाउंट है, इसमें से भी कुछ सेगमेंट बचा हुआ है। FIEO एक एक्सपोर्टर्स बॉडी है, इसने रॉयटर्स में बोला है करीब 55% शिपमेंट्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर एक रफ आइडिया ले लें, ये एग्जैक्ट नहीं है, एक रफ आइडिया, तो $48 बिलियन के ट्रेड पे तो डायरेक्ट इस 50% टैरिफ का इंपैक्ट पड़ेगा। और ये जो अमाउंट है, इंडिया को कैसे भी करके बाकी कंट्रीज से पूरा करना होगा, वरना दिक्कत होगी। और आप न्यूज में देख भी रहे होंगे कि इंडिया अलग अलग कंट्रीज से FTA साइन कर रहा है या फिर FTA साइन होने की बात चल रही है। बाकी अगर इसमें कोई और मेजर डेवलपमेंट हुआ तो मैं आपको अपडेट करूंगा। लास्ट में एक बार फिर से आपको टेक्स्ट बुक के पैसा वसूल सेल के बारे में रिमाइंड कराना चाहूंगा, जहां आप 299 रुपीज में पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और कूपन कोड नितिश यूज करके 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी लीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।